दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम आपके साथ आज हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के आईने में अध्याय 3 भाग 3 पे उपस्थित है दोस्तों, महाजनपद काल में। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, इनको हम पढ़ने का काम करते हैं दोस्तों। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में इस राज्य के चेदी व अवंती जनपद थे। कौन कौन थे? 16 महाजनपद थे दोस्तों, याद रखिएगा। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के इस राज्य में चेदी और अवंती जनपद थे। जनपद अवंती महाजनपद था। अवंती क्या था? महाजनपद अत्यंत विशाल था, बहुत बड़ा था। अवंती को क्या कहते हैं दोस्तों? उज्जैन कहते हैं। यह पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिनके दो भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्वती महेश्वर थी। इन दोनों क्षेत्रों के बीच बैत्रवती नदी, वर्तमान में बेतवा नदी, बैत्रवती किसको कहते थे? बेत्रवती, वर्तमान में आज बेतवा नदी है, बहती थी। विष्णु पुराण से यह पता चलता है कि पुलिक बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय का अमात्य था। पुलिक क्या था? बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय का अमात्य था, जिसने अपने स्वामी को हटाकर अपने पुत्र प्रद्योत को वहां का राजा बनाया था। प्रद्योत के बाद उसका पुत्र पालक अवंती का राजा हुआ। पालक कौन हुआ दोस्तों? अवंती का राजा हुआ। और परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि पालक ने वत्स राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद विशाख्य अजयक व नंदीवर्मन ने बारी बारी से राज्य किया। किन किन ने किया दोस्तों? नंदीवर्मन ने बारी बारी से यहाँ पर राज्य किया महाजनपद काल में। कालांतर मतलब जैसे समय बीतता गया, मगध के हर्यक कुल के अंतिम शासक नाग दशक, जिसको दर्शक के काल में उनके अमात्य शिशु नाग व अवंती राज्य पर आक्रमण कर वहां के प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया गया और अवंती राज्य के पूरे क्षेत्र को मगध में मिला दिया गया। कहां पे मिला दिया गया दोस्तों? मगध में मिला दिया गया। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश का अभ्युदय हुआ। नंद वंश का पहला शासक महापद नंद शिशुनाग वंश के बाद बना और इसने ही राज्य में नंद वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? नंद वंश की इसने ही स्थापना की। किसने? नंद वंश का पहला शासक महापद नंद शिशुनाग वंश के बाद बना, जो कि नंद वंश की यहाँ स्थापना हुई मित्रों। और पुरातत्वविदों द्वारा बड़वानी से की गई खुदाई में मिली नंदों की मुद्राएं और इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर करती है कि यहाँ इनका शासन अवश्य था। इनका शासन क्या था मित्रों? अवश्य था। यहाँ पर हमको यहाँ पे पता चल जाता है। आगे देखें दोस्तों, इसके बाद हमारे पास मौर्य काल आया। क्या आया दोस्तों? मौर्य काल। मौर्य काल में देखें तो क्या घटना घटी, उनके बारे में जानने का प्रयास करें दोस्तों। मौर्य काल में देखें, मौर्य काल 323 से 187 ईसा पूर्व तक ये हमारे मौर्य काल रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के समय अवंती प्रदेश का कुमारामात्य अशोक था। कौन था? कुमारामात्य अशोक था, जो अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक बना, जिसने देवानामपीय की उपाधि धारण की। दोस्तों, यह एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवानामपीय की उपाधि किसको प्राप्त है? देवानामपीय की उपाधि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के अवंती प्रदेश के कुमारात अशोक जो है उनको देवानामपीय की उपाधि धारण की थी। सिंहली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका। कहां पे रुका दोस्तों? विदिशा में रुक गए, जहां उन्होंने एक श्रेष्ठी की पुत्री, एक श्रेष्ठी मतलब एक अच्छे कुल की परिवार की, जो व्यापारी परिवार का था, श्रीदेवी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया और महाबोधि वंश में उसका नाम वैदिश महादेवी मिलता है। वैदिश महादेवी मिलता है उनका नाम, तथा उसे शाक्य जाति का बताया जाता है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ और मौर्य युगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश से था। जैसे रूपनाथ, क्या मिला दोस्तों हमको यहाँ से? रूपनाथ जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील का एक गांव है रूपनाथ, वहां से हमको यहाँ पे शिलालेख मिले। गुर्जरा दतिया में है, सारोमारो सीहोर में है। सारोमारो की जो गुफा है वो कहाँ है दोस्तों? सीहोर में है। पान गुड़ारिया सीहोर में है। सांची रायसेन, यहाँ से हमको स्तूप मिले हैं किनके?
मौर्य युगीन जो हमारे अशोक के द्वारा बनाए गए थे। लघु शिलालेख व लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि इस राज्य में मध्य प्रदेश में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था अवश्य कायम थी, मतलब मध्य प्रदेश से भी उनका संबंध रहा होगा, ये हमको यहाँ से मिलता है। आगे देखें दोस्तों हम शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक यहाँ पे रहा दोस्तों। तो पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट, यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। जो एक ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र एक ब्राह्मण था, उनका मंत्री था, उन्होंने सम्राट मौर्य सम्राट जो कि ओबीसी समाज के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। माल विकाग्नि मित्रम जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण है, पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। उसने विदर्भ राज्य के राज्यपाल का कार्यभार अपने मित्र माधव सेन को सौंपा था। सांची रायसेन व भरूच सतना से प्राप्त कलाकृतियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संहारक, मतलब बौद्ध धर्म को खत्म करने वाला राजा माना जाता है। इनका कहना है कि उचित नहीं होगा क्योंकि इस काल में इन स्थलों के स्तूप न केवल सुरक्षित रहे बल्कि इन्हें राजकीय व्यक्तिगत सहायता भी मिलती रही। ऐसा इस वंश का नवा शासक भागभद्र था। इसके शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियोकालीन गट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया। क्या कर लिया था? भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और विदिशा का पास भेसनगर भिलसा में गरुण स्तंभ की स्थापना की। इन्होंने क्या की दोस्तों? गरुण स्तंभ की यहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी। मध्य प्रदेश शुंगकालीन कलाकृतियां भरहुत सतना जिले में एक विशाल स्तूप का निर्माण कर हुआ था। इसके अवशेष आज अपने मूल स्थान पर नहीं है परंतु इसकी वैशिष्ट्यनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। 1875 ईस्वी में कनिंघम द्वारा जिस समय इसकी खोज की गई थी उस समय तक इसका केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा भाग ही शेष रह गया था। क्या रह गया था दोस्तों? 10 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा भाग ही शेष रह गया था। आगे देखें हम सांची के बारे में जाने तो सांची काकनाद बोर्ड 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। 1818 ईस्वी में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पश्चिम तोरण द्वारों पर तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया। यहाँ पर इस काल में 3 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनके एक विशाल तथा 2 लघु स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदग्लायन के दंत अवशेष सुरक्षित हैं। इस महास्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय में ईंटों की सहायता से लिया गया है। उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी और अशोक का संघ वेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से मिला है। संघ वेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहाँ से मिला है दोस्तों, सांची की काकनाद बोट से मिला है। कुषाण काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। जैसे सांची व भेड़ाघाट से कनिष्क संवत 28 का एक शिलालेख मिला है और यह वासिष्क का है तथा बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। किस पर खुदा हुआ है दोस्तों? बौद्ध प्रतिमा पर यह खुदा हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, इसको आप समझने का प्रयास करें। आगे इसमें देखें हम कनिष्क के राज दरबार में निम्न विद्वानों की उपस्थिति थी। कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन थे दोस्तों? अश्वघोष राजकवि थे, रचनाएं इनकी बुद्धचरित है, सौंदर्य नंद व सारिपुत्र प्रकरण है, आचार्य नागार्जुन थे, यहाँ पे पार्श्व थे और वसुमित्र थे, मात्र चेट थे, संघ रक्षक थे, चरक और चरक संहिता ग्रंथ यहाँ से हमको मिलते हैं दोस्तों। कुषाणों का प्रथम भार शिव नागवंश ने लिया जिनकी राजधानी पद्मावती थी। जिनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? पद्मावती थी। तो दोस्तों हम आगे के अंक में जानने का प्रयास करेंगे मालव फिर गुप्तो और इसके बाद में प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से यहाँ पे अभिलेख हमको मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी हो जाए।